viewers, this is Jogdan Geography. Today is 1st September. On this day, 79 years before, the world's deadliest and the most destructive war broke out. यानी आज 1 सितंबर है और इसी दिन 79 years before विश्व का सबसे भयानक युद्ध जो है वो शुरू हुआ था. So today we will analyze the condition of the world war. What were the causes of the world war? What were the effects of world war? And how did it affect the entire world? यानी उस विश्व युद्ध के क्या कारण थे और उस युद्ध का क्या परिणाम पूरी दुनिया में हुआ. इसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है क्योंकि इस वॉर के अंदर नियरली पूरा विश्व जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हुआ था. नियरली यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी कॉन्टिनेंट और मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन दिस वॉर. यानी इस विश्व युद्ध की सबसे पहले अगर हम रीजंस या कॉजेस देखेंगे तो सबसे पहले इस वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वह ट्रीटी ऑफ वर्साई. सो लेट्स नो द कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर सेकेंड, it started on 1st September in 1939 and it ended in 1945. Means when the Hitler or Adolf Hitler committed suicide on 30th April in 1945, the world war ended and it started on 1st September और आज 1st September है. तो इसके पहले हम कॉजेस देखते हैं. कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्या रीजंस थे, क्या कारण थे दूसरे विश्व युद्ध के. तो सबसे पहला रीजन मेन जिसे कहा जाता है वो था ट्रीटी ऑफ वर्साई. ये जो ट्रीटी थी ये मीन्स पर्टिकुलरली 1999 यानी 20th जून 1929 को ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी. यानी क्यों इसी साल ये ट्रीटी हुई थी. यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो शुरू हुआ था 1914 और खत्म हुआ 1918. यानी पूरे विश्व को ऐसा लगा कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसीलिए जो है ऐसा ही विश्व युद्ध जो है फिर से ना हो, इसीलिए जो है 20th जून 1990 को मीन्स पेरिस के अंदर सभी विश्व के लीडर जमा हुए और उन्होंने एक ट्रीटी बनाई ताकि ऐसा ही वॉर भविष्य में ना हो. सो दे गैदर्ड इन पेरिस टू अवॉइड सच अ डेडलिएस्ट वॉर इन फ्यूचर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके 20 साल बाद ही विश्व का दूसरा युद्ध शुरू हुआ. तो उसके मेन पहला रीजन कहा था ट्रीटी ऑफ वर्साई. यानी इस ट्रीटी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद 20 साल के बाद फिर से उससे भी भयानक दूसरा
महायुद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ जो ट्रीटी थी, ये जो ट्रीटी थी पर्टिकुलरली दो ग्रुप में डिवाइडेड थी, यानी एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर जिसमें मेन थे इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया। ये जो थे ये विक्टर नेशंस थे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और रशिया, इस ग्रुप ने ये जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध जीता था। और इसीलिए और इन्होंने पूरे इस प्रथम युद्ध का रीजन जर्मनी पे डाला, और इसीलिए इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी पे हार्श कंडीशन जो है वो ला दी गई। दे इम्पोज्ड हार्श कंडीशंस ऑन जर्मनी। अब वो कौन से कंडीशंस थे, यानी जर्मनी का जो मेन रीजन था, जैसे राइनलैंड जिसे कहा था है, यानी जर्मनी का ये जो रीजन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गोल्ड माइंस थे, जर्मनी को डीमिलिटराइजेशन किया गया, करोड़ों रुपए का वॉर इम्प्रिजनमेंट या करोड़ों रुपए की शर्त जो है, भुगताना हम जिसे कहते हैं, करोड़ों रुपए का भुगताना या वॉर फाइन जो है वो विक्टर नेशन को, जर्मनी को देना पड़ा। ये कंपलसरी किया गया क्योंकि ये जो वॉर था जर्मनी की वजह से हुआ, और इसीलिए जो है जर्मनी को युद्ध का जो है फाइन देना पड़ेगा। इसीलिए करोड़ों रुपए की फाइन जो है जर्मनी पे लगाई गई। एक दूसरा था जर्मनी को डीमिलिटराइज किया, यानी जो फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट था और जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट था, मतलब ये बॉर्डर था, और यहाँ पूरी यानी जर्मनी को कोई भी मिलिट्री रखने की कोई परमिशन दी नहीं गई, यानी उसे कहते हैं डीमिलिटराइजेशन कहा गया। जर्मनी के मेन पार्ट्स जैसे एलेंस और लॉरेंस ऐसे पार्ट जो है जो इंपॉर्टेंट थे वो फ्रांस ने अपने कब्जे में लिए। मतलब जो कंट्री इस युद्ध में हारा हुआ था वो भी एक्चुअली नियरली 4 साल उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान था। और जब उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी तब उनके ऊपर करोड़ों का फाइन लगा था, और ये जर्मनी ने एक्सेप्ट किया था। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट रीजन कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये जो आप इमेज अभी देखोगे उसके अंदर दोनों कंट्रीज यानी अलाइड पावर और एक्सिस पावर आप देखेंगे। फिर बाद में दूसरा रीजन मेन जो इस विश्व युद्ध का कहा जाता है कि नेशनलिज्म, यानी इसी दौरान 1939 और 1990 के बाद मींस बहुत सारे कंट्रीज जो है जैसे अल्बेनिया, बेल्जियम, रोमानिया, युगोस्लाविया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज फ्री या इंडिपेंडेंट हुए थे, और उन सब कंट्री के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो आ गई थी। यानी इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, रशिया हो और इवन जर्मनी हो, हर एक कंट्री जो है अपने अपने टेरिटरीज एक्सपैंड करना चाहती, देशभक्ति की भावना, यानी हमारा देश सबसे ग्रेट है, पूरे वर्ल्ड में हमारा ही राज होगा। इसीलिए ये कंट्रीज ने जो है एशिया में कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। एशिया, अफ्रीका, जैसे इंग्लैंड में एशिया, इंडिया के ऊपर इंग्लैंड, इसी पीरियड में इंडिया के ऊपर इंग्लैंड का रूल था, वो अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहे थे। वैसे ही अफ्रीका के अंदर जैसे आज का केनिया है, नॉर्दर्न अफ्रीका है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ने अपने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से जो है मतलब अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और इसी एक्सपेंशन की वजह से क्या हो गया, यानी वही कंट्री इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अब ये कंट्रीज साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में अब अपने कॉलोनीज जो है वो स्टार्ट कर रहे थे, एस्टैब्लिश कर रहे थे, और इन कंट्री के बीच में वहां टकराव होता था, और ये भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो है वो रीजन कहा जाता है। तीसरा रीजन मेन अगर लिखा जाए
तो ग्रुपिज्म यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो गया, दो ग्रुप में जो है वो डिवाइड हो गया पूरा वर्ल्ड। अब अलग अलग कंट्रीज मिलाकर अपने अपने एक ग्रुप बनाने पड़े। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ट्रीटी हुई थी, बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के बीच में ट्रीटी हो गई, यानी उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। अगर हम दोनों, अगर हमारे ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तब फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा, या फ्रांस के ऊपर कोई अटैक करता है या इन्वेड करता है तो इंग्लैंड उसे सपोर्ट करेगा। और बाद में इसी ट्रीटी में, ट्रिपल अलायंस में रशिया भी शामिल हो गया। यानी ये जो कंट्री ने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप, इफ एनी फॉरेन कंट्री इन्वेड्स ऑन देम देन द रेस्ट टू कंट्रीज विल सपोर्ट देम इन द वॉर अगेंस्ट द इन्वेडिंग कंट्री। इस तरह जो है ग्रुप, और अगर इधर एक ग्रुप और दूसरा, जर्मनी ने भी अपना एक ग्रुप बनाया, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इटाली। इसने भी जो है, जो इटाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के साथ था, बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटाली जो था वो जर्मनी को साथ ज्वाइन हो गया। यानी इटाली, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया, ऐसा दूसरा ग्रुप जो है वो बन गया, जिसे कहा जाता है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर। अब इस सेंट्रल पावर में जर्मनी, हंगेरी या ऑस्ट्रिया, इटाली और लास्ट में जापान, जापान भी आ गया। अब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। अब एक तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया, दूसरी तरफ था जर्मनी, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, इटाली, जापान। और ये जो था वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइडेड हुआ था। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ा देखो इधर, मतलब दो ग्रुप में वर्ल्ड डिवाइड हुआ था, एक अलाइड ग्रुप और दूसरा सेंट्रल ग्रुप। इस तरह से चलो, जस्ट वेट, कीप ऑन। हाँ, आप देखो दोनों, पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। अब अगर पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में अगर डिवाइड हुआ तो उन्होंने, हर एक कंट्री ने आप अपनी मिलिट्री जो है, मिलिट्री पावर जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कैसे देखेंगे, यानी पॉज के लगा, यानी वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। अब हर एक कंट्री ने अपने आपके सेफ्टी के लिए, एवरी कंट्री स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स मिलिट्री पावर, नेवल पावर, एयरफोर्स। अब उस वक्त इंग्लैंड की नेवी जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे थी। इसका अपोज या इसके अगेंस्ट में जर्मनी ने भी अपनी नेवी जो है डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी थर्ड रीजन हम ये बोल सकते हैं कि मिलिटरिज्म। अब हर एक कंट्री ने अब अपनी मिलिट्री पावर, नेवल पावर या एयरफोर्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया। सब्सिक्वेंटली द एंटायर वर्ल्ड हैड बिकम द हिप ऑफ आर्म्स एंड वेपन। यानी पूरा वर्ल्ड जो है युद्ध का मैदान हो चुका था। ऐसे ही बाद में एक अगर रीजन दिया जाए तो हर एक के आप अपने ग्रीड या हर एक की आप अपनी कुछ कामनाएं थी। जैसे इंग्लैंड जो था पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बढ़ाना चाहता था। फ्रांस जो है वो जर्मनी से अपने जो रीजन उन्होंने मीन्स 1885 में जर्मनी के साथ लॉस जो लिए थे जर्मनी ने, वो वापस चाहता था। इटाली को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्टर नेशन होने के बावजूद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इटाली विक्ट्री था, जीता हुआ देश था, फिर भी उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइली में कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो भी अपना पावर एक्सपैंड करना चाहता था। यूएस इस तरफ पूरे वर्ल्ड को वेपन्स सप्लाई करना शुरू कर दिया था। रशिया को मीन्स कुछ पोलैंड
जो वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का, वो रशिया जो था वो उसे चाहिए था। यानी फिर बाद में जो सर्बिया, जिसे स्लाव रेस के लोग वहां रहते थे, यानी रशिया के अंदर और सर्बिया के अंदर जो लोग थे स्लाव, वो रशिया के रेस के थे, इसीलिए रशिया को सर्बिया पे अपनी होल्ड मजबूत करना चाहता था। यानी पूरे यूरोप के अंदर ऐसे कंडीशंस हुए थे, मतलब हर एक कंट्री को जो है वो कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई रीजन चाहिए था, और इसीलिए सबने मिलिट्री जो है पावर, मिलिट्री का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह जो है डेडलीस्ट वेपन का मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरे यूरोप के अंदर बनना शुरू कर दिया। अब उनको एक मेन रीजन ही चाहिए था कि वह क्या ऐसा करे, और ऐसे ही हालात में मीन्स मेन लीडर, जिसे विश्व का खलनायक भी कहा जाता है, यानी द हिटलर। आज एडोल्फ हिटलर एक टर्म बन गया है। अगर कोई पर्सन बहुत क्रूएल है या स्ट्रिक है तो उसे हिटलर कहा जाता है। इसीलिए जो है इसी सीन में 1921 को एडोल्फ हिटलर 1921 को जर्मनी के अंदर अपनी नाजी पार्टी जो है वो ओपन करता है, और इस 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। अब पूरा पावर जो है हिटलर के पास गया था। अब हिटलर ने जो है मेन नए एजेंडा जो है वो शुरू कर दिए थे। उसने जर्मनी के हार के लिए, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइली हुई थी, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी अगर हारा था तो हिटलर ने उस वक्त की गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वाइमार गवर्नमेंट, उसको हिटलर ने ब्लेम किया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर जर्मनी हार गया है तो उसका मेन रीजन था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो वाइमार गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती। एक दूसरा, हिटलर ने जीविश लोगों को ब्लेम किया था। अगर जर्मनी अगर इस वर्ल्ड वॉर में अगर हारा था तो उसका मेन रीजन था जीविश लोग, यानी जीविश लोगों की वजह से भी जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर हारा, ऐसा उसका कहना था। यानी हिटलर ने पहले वाइमार गवर्नमेंट को ब्लेम किया, फिर बाद में जीविश लोगों को ब्लेम किया, और हिटलर चाहता था कि बाबा जर्मनी की जो रेस है या आर्य रेस वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, पूरे वर्ल्ड में उसका ही राज हो। ये फीलिंग्स अब जब ट्रीटी हो गई, जर्मनी पूरी तरह कंगाल हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत लार्ज स्केल पे पूरे जर्मनी में था। हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत सारे महंगाई इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ब्रेड के जो प्राइसेस थे दे वेर स्काई रॉकेटिंग, बहुत ही ज्यादा महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जर्मनी की हार, पूरे वर्ल्ड के अंदर जर्मनी की जो मीन्स इंसल्ट हुई थी, इसकी वजह से पूरे जर्मन सिटीजन्स नाराज थे। ऐसे में हिटलर अपने भड़काऊ भाषण के साथ पूरे लोगों को कहता है कि आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू एम्प्लॉयमेंट, आई विल गिव फूड टू द एम्प्टी स्टमक्स, आई विल गिव जॉब टू द एम्प्टी हैंड्स। ऐसे बड़े बड़े भड़काऊ भाषण से हिटलर ने मीन्स जर्मनी के सिटीजन्स का, पर्टिकुलरली यूथ का कॉन्फिडेंस जीता। चांसलर बनने के बाद उसने जो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, जो सिलेबस था वो अपने हिसाब से जो था वो सिलेबस बनाना शुरू कर दिया। जो गवर्नमेंट के अंदर हिटलर को अपोज करते थे वो हिटलर उन्हें जेल में डालता था, और जो लीडर्स उसके फेवर में थे वो नाजी पार्टी के अंदर उन्हें लेता था। इवन मीडिया जो है, मीडिया हो, प्रेस हो, इन सबको हिटलर ने कंट्रोल में रखा था। यानी जो भी मीडिया हो या जर्नलिज्म हो, न्यूज़पेपर, सब हिटलर की ही तारीफ करेंगे। जो उसको डिफेम करता था या बदनाम करता था उसको वो जेल में डालता था या मार रहा था। फिर बाद में उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया जीविश लोगों को, और उसी को कहते हैं होलोकास्ट। नियरली हिटलर ने 1933 से लेकर 1944 तक नियरली 60 लाख जीविश को खत्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड मास किलिंग बाय द हिटलर। अब उसके लिए जो है एक गैस के चेंबर बनाता था,
और मैक्सिमम लोगों को उस गैस चैम्बर में बंद करता था और डेडलीस्ट गैसेस रिलीज कर कर उनको एक साथ मारता था। इसीलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद जो जीविश लोग थे वहां से पूरी तरह जो है वो जर्मनी छोड़कर कहीं और हमें अपनी सेपरेट लैंड या हमें अपना सेपरेट रीजन दे दो, ऐसे उन्होंने एलाइड पावर को रिक्वेस्ट की थी उस वक्त। और इसीलिए आज जो इजराइल नाम की कंट्री है मिडल ईस्ट के अंदर, वहां वो जीविश कंट्री कहा जाता है। कितना हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज, द पीपल who were extracted or who were pushed away from the Germany and were given the land in Israel as the nation of Jewish। लेकिन आज वही लोग जो है वहाँ जो उनको दिया गया था एरिया, इजराइल नाम का देश उनको दिया गया था, वहाँ पैलेस्टाइन भी थे और वहाँ आज वही लोग पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब कुछ ही 70-80 साल पहले उनका कोई देश नहीं था, आज उनको देश मिला तो वो दूसरे लोगों का देश छीनना चाहते थे। अभी भी जो है वो लड़ाई चालू हुई और ये जो रीजन है कहीं ना कहीं इसके सीड जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सो किए गए थे। मतलब एक एडोल्फ हिटलर यानी नाजिज्म और फैसिज्म ये एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का मेन रीजन का था। यानी हिटलर ने फिर बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी उसके जो भी कंडीशंस थे वो पूरी तरह जो है एक्सेप्ट कर रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और हिटलर ने मिलिटराइजेशन जर्मनी का करना शुरू कर दिया। यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहती थी डीमिलिटराइजेशन, मिलिट्री नहीं होगी, लेकिन बाद में हिटलर ने अपनी मिलिट्री बढ़ाना शुरू किया, नेवल पावर बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी इवन एयरफोर्स जो है वो बनाना शुरू कर दिया। फिर इन कंट्रीज ने उन्होंने अपोज क्यों नहीं किया? यानी हर एक कंट्री के स्टार्टिंग में 33-34 के पीरियड में इंग्लैंड को लगा क्यों हिटलर के साथ लड़ाई ली जाए, क्यों फिर से दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए, और इन्हीं के साइलेंस की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ। अगर ये तभी कुछ एक्शन लेते थे तो शायद विश्व का इतना डेडलीस्ट वॉर फिर से रिपीट नहीं होता। फ्रांस ने भी कुछ नहीं किया, यानी फ्रांस जो है जर्मनी का नेबरिंग कंट्रीज है, फिर भी फ्रांस ने भी कुछ नहीं किया, यानी इंग्लैंड ने भी कुछ नहीं किया, फ्रांस ने भी कुछ नहीं किया। अब रशिया जो था वो भी शायद कुछ करता था, लेकिन रशिया ने जर्मनी के साथ कुछ ट्रीटी ली थी। बाबा अगर मतलब पोलैंड का कुछ वेस्टर्न पार्ट्स अगर रशिया अपने पास रख लेता है तो जर्मनी उसे कुछ नहीं करेगा, और उसके बदले जो है रशिया उसे ईस्टर्न पार्ट्स लेने में हेल्प करेगा। यानी पोलैंड कंट्री का डिवीजन किया गया, ये तुम रखो और ये जो है हम रखो। यानी इस तरह जो है जर्मनी को कोई अपोज करने वाला नहीं रहा, ना इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। अब यूएसए तो हालांकि बहुत दूर था, मतलब सेपरेट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएसए, इसलिए यूएस ने भी कुछ नहीं किया। बाद में लास्ट अगर कोई रीजन कहा जाता है तो फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन। मेन रीजंस, फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी लास्ट रीजन फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होने के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। बाद में वही आज हम उसी लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन कहते हैं। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव थे पूरे वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल वॉर ना हो, फ्रेंडली रिलेशंस हो, पीसफुल, जो भी प्रॉब्लम्स या इंटरनेशनल इशू हो जाएंगे उसका पीसफुली जो है वो सॉल्यूशन निकाला जाएगा। उसके मेंबर यही कंट्री थे, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जर्मनी को भी रोक नहीं सका। अब जर्मनी यूरोप के अंदर एक पावरफुल कंट्री बनकर एमर्ज कर रहा था। ऐसे ही हालात में अब जर्मनी को किसी का भी डर नहीं था, ना इंग्लैंड का, ना फ्रांस का, ना यूएसए का, ना जापान का। और उसी में एशिया के अंदर जापान चाहता था कि उसके जो कॉलोनीज थे
जैसे आज के चाइना के अंदर मेन रीजन था मंचूरियन, मीन्स मंचूरिया। अब वो जो है वो पार्ट जो है वो जापान फिर से उन्होंने अपने एनेक्स किया। एक छोटा सा कंट्री वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट कंट्री पर अटैक करता है मंचूरिया, और उसका हिस्सा जो है अपने पास रख लेता है। फिर बाद में चाइना का कुछ वेस्टर्न पार्ट्स वो भी अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरह जो है जापान ने एशिया के अंदर अपना इंपेरियलिज्म एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। यूरोप के अंदर इंग्लैंड ने, यानी एशिया और अफ्रीका के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगीज, इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। आपस में लड़ाई छोटी बहुत होती थी। जापान इधर, और पूरा जापान जो है पैसिफिक ओशन में अपना ही दबदबा चाहता था, यानी पूरा पैसिफिक ओशन अपने कब्जे में लेना चाहता था। जो यूएसए इस वार से बहुत दूर था। जापान ने एक गलती की, यानी नियरली इन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने जो अमेरिका का नेवल बेस जिसे कहा था, यानी पैसिफिक ओशन के अंदर पर्ल हार्बर, उसी के ऊपर अटैक किया। उसमें अमेरिकन मिलिट्री या सोल्जर्स नियरली 2407 मिलिट्री सोल्जर्स की डेथ हुई थी, और सब्सिक्वेंटली यूएसए ने जापान के साथ वॉर डिक्लेयर किया। इस तरह जो है फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सभी देश जो है इस वॉर से जुड़े हुए। अब मेन जैसे ये जो नेशनलिज्म, ग्रुपिज्म, मिलिटरिज्म, एडोल्फ हिटलर, फिर बाद में फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ऐसे बहुत सारे रीजंस मिले थे। अब एक चिंगारी चाहिए थी सिर्फ आग लगाने के लिए, और पूरा वर्ल्ड जो है विल ब्रोक इनटू द वॉर। तब एक रीजन जर्मनी को मिला। एडोल्फ हिटलर ने, जो उसका वेस्ट साइड का कंट्री था पोलैंड, उसी पोलैंड के ऊपर हिटलर ने 1 सितंबर, यानी आज वही दिन 1 सितंबर 1939 के 9 में अटैक किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इस तरह जो है इस वॉर की शुरुआत हो गई। और पूरा फिर बाद में 2 दिन के बाद 3 सितंबर में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया। यानी जो स्टार्टिंग में जर्मनी और जर्मनी और पोलैंड दोनों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई, बाद में उस लड़ाई के अंदर इंग्लैंड आ गया। 3 सितंबर इंग्लैंड, फ्रांस ने भी जर्मनी के साथ वॉर डिक्लेयर किया। इधर जो है मतलब यूएसए ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, मतलब यूएसए भी जो है वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। और धीरे 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 जैसे टर्की है, टर्की को जो थे ओटोमन एम्पायर था जो ग्रीस पे उसका रूल था, और इस तरह जो है टर्की भी इस वर्ल्ड वॉर में आ गया। और धीरे धीरे यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज जो थे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े गए। और ये जो वर्ल्ड वॉर था ये तीनों फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, लैंड, वाटर और एयर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था मैक्सिमम जो था कैजुअलिटी यानी डेथ टोल जो था वो बहुत कम हुआ था, लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नियरली 50 to 60 मिलियन लोगों का ऑफिशियल डेटा जो है वो कहता है कि नियरली 3 करोड़ पॉपुलेशन जो थी वो उनके डेथ हुआ था इस वर्ल्ड वॉर में। यानी सोल्जर्स हो या सिविलियंस हो, मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, ऐसे नियरली 50 to 60 मिलियन लोगों की इस वर्ल्ड वॉर में जो है वो डेथ हुई थी। ये सबसे पहला मेन कॉन्सिक्वेंस, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज सेड दैट नियरली 50 to 60 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ये पहला रीजन था। फिर बाद में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है मीन्स इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, बेकारी इतनी बढ़ गई, क्योंकि लगातार नियरली 39 से लेकर 45 नियरली 6 साल तक ये जो वर्ल्ड वॉर था चला था। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी फिर से नीचे गई। बहुत सारे कंट्रीज पूरी तरह तबाह हो गए थे। हर एक कंट्री के अंदर मैन पावर जो था, मेन वर्किंग पीपल थे वो वार में थे। इसीलिए क्या हुआ हर एक कंट्री का बिगेस्ट एसेट जिसे मेन रिसोर्स कहा जाता है उनकी भी डेथ हुई थी। अब ये कंट्रीज को बाहर आने के लिए
बहुत लंबा वक्त जो है। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ था, यूएसए जो है एक डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री बोल के एमर्ज हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसका ये रीजन था कि ये जो वर्ल्ड वॉर था ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं लड़ा गया था, ये ज्यादा से ज्यादा यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ही लड़ा गया। इसीलिए जो है यूएसए को इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? और ऑन द कॉन्ट्री उसको बेनिफिट होगा, यानी जो भी वॉर के लिए वेपन्स चाहिए थे ये पूरे यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका किया था। इसीलिए जो है सुपर पावर बनकर ये कंट्री भी आ गया। बाद में यही रशिया का भी फायदा इसमें बहुत हो गया। रशिया भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक कम्युनिस्ट कंट्री बोलकर इमर्ज हुआ, और वो भी ईस्टर्न फ्रंट में, मतलब वेस्ट में यूएसए और ईस्ट में रशिया, ये भी एक सुपर पावर बनकर हो गए। एक दो रीजन थे, मतलब पहला इसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता होगा, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लाखों लोगों की डेथ हुई थी। एक दूसरा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, शायद ऐसा कहा जाता है कि वह जर्मनी के अंदर यानी जर्मन फोर्सेस पेरिस के अंदर आईफल टावर तक गए थे। अगर शायद थोड़ी देर होती तो शायद आज आईफल टावर भी नहीं रहता था, यानी अटैक ऑलमोस्ट करने ही वाले थे। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने पेरिस के आईफल टावर पे अटैक नहीं किया, तो एक लेकिन डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हो गया था। मीन्स तीसरा परिणाम ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहा जाता है कि वह मतलब मेन कुछ कंट्रीज जो थे एशिया के, अफ्रीका के, उनको आजादी मिली। जैसे इंडिया मीन्स वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया, और इंग्लैंड जो कंट्री था इतना कंगाल बन चुका था कि वो अपने कॉलोनीज पे उस पावर के साथ उनको रूल नहीं कर पा रहा था। वो ऑलरेडी खुद पूरी तरह तबाह हो चुका था, और दूसरे देशों के ऊपर राज करना उसके लिए अब बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब उन्हें इंडिया को भी आज़ादी देनी पड़ी, और सब्सिक्वेंटली 2 साल के बाद ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। ऐसे बहुत सारे एशिया के जो कंट्री थे जो इंग्लैंड के अंडर में थे वो पूरी तरह जो है इंडिपेंडेंट हो गए। अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज थे, उन्हीं कंट्री को बहुत सारा इंडिपेंडेंट मिला। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड वॉर की वजह से जो रूलिंग कंट्री थे, जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थे, वो क्या उन्होंने अपने कॉलोनीज के ऊपर राज करना छोड़ दिया। एक अच्छा रीजन था। और फिर बाद में एक ऐसा ही रीजन कहा देगा, मतलब इस वर्ल्ड वॉर की वजह से बाद में लास्ट जो लीग ऑफ नेशन था उसको डिसॉल्व किया गया, और यूनाइटेड नेशन की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो की गई। यानी आज हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूएन जो है वो काम करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस, ये एक काम। और इसके बाद एक और कहा जाता है बाइपोलर, यानी पूरा वर्ल्ड जो है 2 ग्रुप में आज डिवाइडेड है, कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म। मतलब इधर यूएसए जो है एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, और ये रशिया जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है। यानी इस तरह जो है फिर से जो वर्ल्ड है आज 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। कोल्ड वॉर की शुरुआत यानी इसी वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से जब ये खत्म हो गया तो पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप में डिवाइडेड किया, यानी कम्युनिस्ट कंट्रीज और कुछ कंट्रीज जो थे कैपिटलिस्ट कंट्री। अब यानी वर्ल्ड बाइपोलर या कोल्ड वॉर में डिवाइड हुआ, और उसी का रीजन है आज रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया चाहे तो इतना बड़ा कंट्री, थोड़ा सोचो, छोटे से कंट्री के ऊपर, यानी महाराष्ट्र कहाँ और पूरा इंडिया का इतना छोटा जो है वो यूक्रेन है, फिर भी रशिया उसको 2 साल से लगे, आज भी कोई कंप्लीटली रिजल्ट जो है उस वार का नहीं आ रहा है। यानी क्यों? क्योंकि यूक्रेन को बहुत सारे नेटो अलायंसेस, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये जो ग्रुप था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेटो की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, यूरोपियन यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, यानी ईयू जिसे कहा जाता है। तब क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो यूरोपियन यूनियन सॉल्व करेंगे। नेटो ये दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका यूक्रेन एक मेंबरशिप चाहता है, और रशिया चाहता है कि वह यूक्रेन नेटो का मेंबरशिप ना बने, और यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बने। इसीलिए जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है।
उस नियरली आज 2 साल कंप्लीट होते होते 2 साल हो गए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही। रीजन वही है, नेटो। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर अगर बनता है तो जो उनकी नेटो की जो फोर्सेस है वो रशिया के वेस्टर्न फ्रंट तक आ सकती है, इसीलिए रशिया नहीं चाहता था। ये भी जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इफेक्ट है, पर बाद में इस तरह जो है। और आज जापान, पूरे वर्ल्ड ने जापान जब ऑलरेडी इधर 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर को लगा कि बाबा अब पूरी तरह जो है ये वर्ल्ड वॉर हार चुका था, अगर शायद यूएस इस वर्ल्ड वॉर में नहीं आता तो ये जो था जर्मनी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था। लेकिन उसका बैड लक, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर मतलब यूएस की एंट्री हो गई और ये जो वर्ल्ड वॉर था वो कंप्लीटली अलाइड पावर की ओर जो है वो चला गया। नहीं तो उसके पहले 2-3 साल पहले जो है जर्मनी ने फ्रांस को ऑलरेडी ऑलमोस्ट हराया था, इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हराने के बेस पे था, रशिया को भी हराने के बेस पर रशिया के मॉस्को तक जर्मन फोर्सेस गई थी। लेकिन लकीली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वॉर में आता है और इस वॉर का सीन कंप्लीटली चेंज होता है और अलाइड पावर इसमें जीत जाते हैं और जर्मनी हार जाता है। जर्मनी के बाद ऐसा लगा था कि बाबा ये वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया, लेकिन इधर लास्ट एशिया में जापान ने सरेंडर नहीं किया था, इसीलिए जापान ये वर्ल्ड वॉर यूएसए चाहता था कि ये वर्ल्ड वॉर जो है ऑलरेडी 6 साल चल रहा है। अब इधर मतलब 8 मई में जो है ऑलरेडी जर्मनी ने सरेंडर किया। अब एक ही कंट्री रहा था, वो था जापान सरेंडर करने को एक्सेप्ट नहीं था, लेकिन यूएसए चाहता था कि ये वर्ल्ड वॉर जो है जल्दी से जल्दी खत्म हुआ। उनको बहुत सारे वार्निंग दिए गए, लेकिन डिस्पाइट सेवरल वार्निंग जापान रेफ्यूज टू सरेंडर एंड सब्सिक्वेंटली जो ना हो वो कभी ना होना चाहिए था वही होगा। 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के अंदर पहला न्यूक्लियर वेपन यानी पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया नागासाकी। फिर भी जो है जापान का जो एम्परर था उसने फिर भी नियरली 3 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, फिर भी जापान सरेंडर नहीं किया। और फाइनली 9 अगस्त 1945 को जब दूसरा एटॉम बॉम्ब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में डाला गया, तब उसके 4 दिन के बाद जो है जापान ने भी सरेंडर किया और इस तरह जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। दोस्तों, ऐसे वर्ल्ड वॉर रिपीट ना हो ये पूरी दुनिया उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 आज नियरली 79 ईयर्स हो चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो शायद पूरी दुनिया जो है विद इन अ मंथ कैन बी एंडेड, कैन बी फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि आज न्यूक्लियर वेपन जो है वो मैक्सिमम कंट्री के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं। अगर उसका यूज अगर होता है तो शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए मीन्स वी मस्ट अपोज द वर्ल्ड वॉर। दैट्स व्हाई आई पुट ऑन द ब्लैक टी-शर्ट्स एंड ब्लैक पैंट to show my negation for the international war. Let's prepare for the worst and hope for the best. That's why in my previous video I said that आंसू आए तो खुद ही पहुंचना, क्योंकि लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। इसीलिए जो है सौदा हुआ था, जीविश का सौदा हुआ था, बहुत सारे कॉलोनीज का, जिसमें इंडिया भी था। उन्होंने फ्रीडम इसीलिए दिया कि उनकी मजबूरी थी। बहुत सारे ऐसे किस्से थे अनसुने। जब हम ये वीडियो देखेंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि वह ऐसा वर्ल्ड वॉर ना। थैंक यू एंड शेयर योर कमेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।